Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about the Mary Parker Follett contributions in management. So let me introduce myself. I am Megha Sharma, NET qualified in Industrial Relation and Labor Welfare. If you are preparing for UGC NET exam on code 55 or code 17, EPFO, ALC or any other PSU's HR exams, then you can subscribe my channel and join my Telegram group for the further notification and share with your friends also so they get benefited. So contributions in management में हमारा जो भी एक चेस्टर बर्नार्ड रह गया है, जितने भी यूनिट फर्स्ट के contributions थे मैनेजमेंट के वो सारे हो गए हैं, जैसे कि FW टेलर का हो गया है, हेनरी फ्योल का हो गया है एंड मैक्स वेबर का और एल्टन मायो एंड दिस इज द मैरी पार्कर फॉलेट एंड नेक्स्ट जो है वो चेस्टर बर्नार्ड का नेक्स्ट वीडियोस में मैं वो डाल दूंगी. सो ये हमारा जितने भी कंट्रीब्यूशंस थे वो कंप्लीट हो जाएंगे. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट देन हु इज शी. सो मैरी पार्कर फॉलेट को मदर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता था. जैसे कि हम जानते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो FW टेलर है, तो ये मैरी पार्कर जो है वो मदर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है. ठीक है. और ये एक सोशल वर्कर थी, अमेरिकन सोशल वर्कर थी, कंसल्टेंट थी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट थी, फिलोसोफर थी. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया है. एंड जैसे कि हम जानते हैं लिनियन गिलबर्ट जो थी उनके साथ ये जो मैरी पार्कर फॉलेट थी, यही दो जो थे हमारे ग्रेट वुमेन एक्सपर्ट्स थे. जो हमारा क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी हुआ था उसके बाद इन्हीं उस टाइम पे ये दोनों जो थी लिनियन गिलबर्ट और मैरी पार्कर फॉलेट जो थी वुमेन में, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट में. सो इनका जो फोकस एरिया था मैरी पार्कर फॉलेट का वो कॉन्फ्लिक्ट था, अथॉरिटी था, लीडरशिप था. तो मेनली जो इनकी जो फोकस एरियाज हैं वो यही थ्री हैं. और इनका जो बहुत सारी चीजें दी हैं इन्होंने, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन दिया है, कॉन्फ्लिक्ट पे भी किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें इन्होंने प्रोवाइड की हैं. सो हम वन बाय वन इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. जो डेफिनेशंस थे मैरी पार्कर फॉलेट के, वो फर्स्ट जो डेफिनेशंस थे मैनेजमेंट का डेफिनेशन प्रोवाइड किया है. तो इनका ये है कि मदर ऑफ जो मॉडर्न मैनेजमेंट थी वो ये कहती थी मैनेजमेंट के बारे में, उनका ये डिफाइन था, मैनेजमेंट को उन्होंने डिफाइन किया था, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल. तो ये मैंने जो डेफिनेशंस करवाया है प्रीवियस वीडियोस में मैनेजमेंट के डेफिनेशंस, उसमें भी इसको मैंने कवर किया है. और इन्होंने लीडरशिप का दिया था कि लीडरशिप जो है वो डिफाइन नॉट डिफाइंड बाय द एक्सरसाइज ऑफ पावर बट बाय द कैपेसिटी टू इंक्रीज द सेंस ऑफ पावर अमंग दोज लेड. मतलब जो भी लीडरशिप है, लीडरशिप ऐसा नहीं है कि हम जिसके पास पावर है पावर को एक्सरसाइज करेगा बस उसी पे डिपेंड करता है, बल्कि जो इंक्रीज कर सकता है उस सेंस ऑफ पावर को, और भी जो लोग उसको लेड कर रहे हैं और जो लीडर्स बनना चाहते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि जो मोस्ट एसेंशियल्स जो वर्क है लीडर का, जो मेन वर्क है लीडर का, वो ये है कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा लीडर जो है वो क्रिएट कर सके, ना कि वो खुद लीडर रहे और हमेशा फॉलोअर्स इंक्रीज करे. बट लीडर का ये मेन मोटो यही होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लीडर को क्रिएट करे. सो ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है इनका. ये एग्जाम्स के पर्पज से भी है आपका कि ये दो मेजर डेफिनेशंस जो है वो फॉलेट ने दिया था और ये आपको लर्न भी करना है. ठीक है. सो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें जो 4 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए थे फॉलेट ने कि जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं और सबका जो काम करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है. तो आप किस तरह से वो जो है वर्क करेंगे साथ में, क्योंकि यही है हमारा मेन मोटो, कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ. तो जो लोग होते हैं वो किस तरह से जो प्लान किया है हमने एक्टिविटी को करने के लिए साथ में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो ये जो 4 जो प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्प करेंगी हमें कोऑर्डिनेट करने में. सो जो फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट कांटेक्ट में ये होता है कि किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, अवॉइड करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को, हम जिससे हमें बात करनी है करेक्टली हम उसी से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल है. इसीलिए हम रेगुलर मीटिंग्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं, डिस्कस करते हैं जो हमें असाइनमेंट मिला है, कि किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो दो एम्प्लॉयज के बीच में या वर्कर एम्प्लॉयज के बीच में. तो ये बहुत सिंपल वे है कि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से.
नेक्स्ट इज द अर्लीस्ट स्टेजेस. सो व्हाट इज अर्लीस्ट स्टेजेस? अर्लीस्ट स्टेजेस में ये है कि जो कोऑर्डिनेशन है हमारा, यहाँ पे हम अर्ली स्टेजेस की इसलिए बात की गई क्योंकि आप एक बार प्लानिंग स्टार्ट कर दिए, प्लानिंग कर लिया आपने, आपको वर्क करना है, वहां पे आप अगर कोऑर्डिनेशन करना चाहोगे तो वो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा करने में. जो प्रिंसिपल्स होता है कोऑर्डिनेशन का, उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अर्ली स्टेज में ही जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है, उसी में वहीं पे सिक्योर करें कोऑर्डिनेशन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी ये चीज़ें कि आप इसको बाद में कोऑर्डिनेशन जो है वो डालें, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पॉलिसी मेकिंग में, रोल्स में जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसमें जब लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो वो अपने आप को एक सिग्निफिकेंट रोल, एक कॉम्प्लीमेंट रोल जो एक दूसरे के साथ है वो वहां पे अच्छे से हो पाएगा. क्योंकि फिर लोगों जो है वो सोचेंगे मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला, इसलिए मुझे इस चीज के बारे में बाद में बताया गया. वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को उतना इम्पोर्टेंट फील नहीं करेंगे. तो ये चीज़ें हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए अर्ली स्टेजेस में, जिससे जो क्वालिटी ऑफ प्लान्स हैं वो भी अच्छे हो सके और टाइमली डिसीजंस जो है पॉलिसी के टाइम मेकिंग के टाइम पे वो भी अच्छे से इन्वॉल्व कर सके एम्प्लॉय को, और जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट इज द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में ये है कि कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो जो कोई भी डिपार्टमेंट है वो कोई भी डिपार्टमेंट अकेले काम नहीं कर सकती है, आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती है. उन्हें हमेशा एक दूसरे की ज़रूरत होती है. जैसे कि कोई भी परचेज डिपार्टमेंट जैसे है वो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ काम करती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ भी काम करती है, पर्सनल डिपार्टमेंट के साथ भी काम कर सकती है. जैसे ये 4 डिपार्टमेंट्स है, पर्सनल हो गया, फाइनेंस हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया. तो कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो हमेशा एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है एक दूसरे से सारी सिचुएशंस में. उसी तरह से जब कोई भी एम्प्लॉय है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है, वो काम कर रही है तो वो भी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं. एक एक ने अगर कुछ किया है उसकी वजह से दूसरे जो पर्सन है वर्क कर रहे हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं. तो जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होना चाहिए वो मेंटेन होनी चाहिए कोऑर्डिनली, सो दैट कि जो एडिक्वेट कोऑर्डिनेशन हो एक दूसरे के बीच में और एंटरप्राइज जो है वो फ्लुएंटली आगे की ओर बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सके. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो हमारा है वो नेक्स्ट है, वो कोऑर्डिनेशन जो है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और हमेशा चलना चाहिए. मतलब ऑल टाइम ये इंक्रीज ही होनी चाहिए एक्चुअली. अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात करते हैं, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा डिफरेंस ओपिनियंस हैं, इंफॉर्मेशन गैप हो जाती है लोगों के बीच में. ये कहीं ना कहीं मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कंफ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है. तो इस वजह से कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि साउंड अगर इन कंटिन्यूअस होगा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, उससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में एक साउंड कोऑर्डिनेशन जो है वो देखने को मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कंटिन्यूअस जो है वो कोऑर्डिनेशन एक दूसरे वर्कर के साथ जो है वो इंक्रीज कर सकता है. ये मैरी पाकर फॉलेट ने ये 4 कोऑर्डिनेशंस दिए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस दिए थे. डायरेक्ट कांटेक्ट होनी चाहिए लोगों के बीच में, डायरेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए जिससे कोई किसी तरह का कंफ्लिक्ट ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशंस होनी चाहिए, पर्सनल डिस्कशंस होनी चाहिए, किसी भी तरह का डिफरेंसेस हो उसकी सेटलमेंट हो जानी चाहिए, और एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज भी होनी चाहिए. जिससे कि क्या होता है, अगर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अच्छी होंगी तो उससे जो है फ्लुएंटली और बहुत अच्छा गेन होता है, इनोवेशंस की जो है वहां पे मिल जाती है, चीज़ों को किस तरह से न्यू आइडियाज मिलते हैं हमें वर्क करने के लिए. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अर्ली स्टेजेस मैंने आपको बताया ही कि जो अर्ली स्टेजेस से ही जो है वो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होनी चाहिए, प्लानिंग में ही, पॉलिसी मेकिंग में ही आ जानी चाहिए कोऑर्डिनेशन. रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में वर्क नहीं कर सकती है. तो रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए. कोई भी कोऑर्डिनेशन जो है वो पूरे टाइम मेंटेन होनी चाहिए, किसी के पास कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए एक्चुअली, जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो सके. प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल जरूरी है. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, जो हमारे मैनेजमेंट थ्योरी जो थे उसमें मैरी पाकर फॉलेट ने कन्फ्लिक्ट को भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया था. इसमें ये था मेनली कि अकॉर्डिंग टू हर, उन्होंने ये बोला था कि conflict is neither good or bad, it is a result which is good or bad. It can be used as constructively or destructively. उसमें ये उन्होंने कहा था कि जो conflict है वो actually जो होता है वो passion, विदाउट पैशन जो है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर कंसीडर कर लेते हैं,
और इथिकल जो हमारे प्री जजमेंट्स होते हैं उसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट होती है। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये एबनॉर्मल प्रोसेस है और ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और सारी इंडस्ट्रीज में, हर रिलेशनशिप में, हर जगह ये इनविटेबल है और हर जगह ये है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अनअवॉइडेबल है। और ये जो है वो इनरिचमेंट ऑफ ऑल कंसर्न, ये एक सोशली वैल्यूएबल डिफरेंसेस हैं जो लोगों के बीच में रजिस्टर किए जाते हैं। और एक कोई वॉरफेयर नहीं है, एक्चुअली ये डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में, इसकी वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाती हैं। डिफरेंसेस क्या किस चीज की हो सकती हैं, या तो ओपिनियंस की हो सकती हैं, इंटरेस्ट की हो सकती हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में भी होती हैं, मैनेजर्स के बीच में होती हैं, डायरेक्टर्स के बीच में हो सकती है, कोई भी जो भी डिफरेंसेस हैं दो लोगों के बीच में वो आ सकती हैं, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कंसीडर कर सकते हैं। कन्फ्लिक्ट को हम वेस्टफुल आउटब्रेक बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इससे जो है वो क्या होता है कि ये नॉर्मल प्रोसेस है, और ये अगर होता है तो कहीं ना कहीं इससे हमें गेन भी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि अगर जो कन्फ्लिक्ट है वो एक फॉलेट ने ये बोला कि जो हम उनको, जैसे कि ये हमारे गुड के लिए भी है और बैड भी, हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट को कि ना तो मतलब गुड है ना तो बैड है, मतलब कंफ्यूज है। उन्होंने ये बोला कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अनअवॉइडेबल है, उसको तो हम अवॉइड कर नहीं सकते, वो तो है ही ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसको हम क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि क्यों ना जो हमारे लिए बैड है उससे हम कुछ कैपिटलाइज कर लें। तो कैपिटलाइज कर लें उससे, हम जो हमारे लिए बैड हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उससे हम कुछ ना क्यों समथिंग गुड बनाए, मतलब कुछ अच्छा बना सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक इंट्रैक्शंस ऑफ डिजायर है, मोमेंट ऑफ इंट्रैक्शंस ऑफ डिजायर है। तो उससे क्या हो रहा है कि इसको हम कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करेंगे, ना कि डिस्ट्रक्टिव वे में यूज करेंगे। सो डिफरेंसेस जो है कॉन्फ्लिक्ट में जो आ रहे हैं, अपेयर हो रहे हैं, डिफरेंसेस जो है लोग एम्प्लॉयज के बीच में, मैनेजर्स के बीच में, तो उससे जो, इसलिए उन्होंने ये कहा क्योंकि उन्होंने कुछ एनालॉजी जो है वो यूनिवर्स से निकाला। जैसे कि जो कोई भी पॉलिशिंग की जाती है वो फ्रिक्शन के थ्रू ही की जाती है। जो वायलिन हम उसको प्ले करते हैं तो वो भी म्यूजिक उससे आती है। और जैसे कि वी लेफ्ट द सीवेज स्टेट व्हेन वी डिस्कवर्ड फायर थ्रू फ्रिक्शन, जो टू स्टोन्स थे उसको जब हमने फ्रिक्शन दिया उसमें, तो एक मतलब फायर निकली उससे। तो ये सारी जो है कहीं ना कहीं इसमें भी कन्फ्लिक्ट आया, फ्रिक्शन आया, तो उसकी वजह से कुछ गुड आया हमारे पास। तो उन्होंने वही बात को कहा कि जो गुड है या जो बैड है हमारे लिए, कन्फ्लिक्ट को हम एक तरह से बैड मान रहे हैं, क्यों ना उसको हम कैपिटलाइज करें, क्यों ना उससे हम कुछ गेन कर सके। उन्होंने जो कन्फ्लिक्ट के कुछ जो है वो कन्फ्लिक्ट को नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने 3 जो वेज बताए हैं कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के, वो ये है कि फर्स्ट जो है वो हमारा वो डोमिनेंस है। डोमिनेंस के थ्रू हम जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, और थर्ड वन जो है वो इंटीग्रेशन है। तो ये 3 जो है वो वेज हैं जिससे कि हम कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, और वन बाय वन इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। डोमिनेंस जो है उसमें इसमें ये है मेनली कि वन पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी को बीट कर रही है, मतलब एक को विक्ट्री मिल रही है, दूसरा जो है वो विनिंग लूजिंग पॉइंट पे, वन विन वन लूज। दूसरा ये है कि इजीएस्ट वे है सॉल्व करने का और कॉन्फ्लिक्ट का, बिकॉज मतलब ज्यादा यहाँ पे कुछ और नहीं हो रहा है, बस ये है कि एक कोई विन कर रहा है, एक लूज कर रहा है। ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्ग टाइम के लिए इसलिए नहीं इसको माना जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक अनकंफर्टेबल हो, जो दूसरा पीपल है वो अनकंफर्टेबल है, ऑप्रेस्ड है, और कहीं ना कहीं रिबेलिंग जो है वो आ जाती है लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो। जो दोनों व्यू पॉइंट्स हैं, दोनों बोथ साइड के वो स्टिक हैं, अपनी अपनी, कॉम्प्रोमाइज नहीं है यहाँ पे। तो जो कन्फ्लिक्ट है वो फिर कुछ दिन बाद जो है वो अराइज हो जाता है। इसलिए इसको हम लॉन्ग टर्म से सक्सेसफुल मेथड जो है वो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का नहीं मानते हैं, और दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल बनाता है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है एक ने लूज किया एक ने विन किया, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि हाँ तुम्हें भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जीरो है यहाँ पे, 0-1 वाली बात है। यहाँ पे इसलिए इसको हम डोमिनेंस कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो कॉम्प्रोमाइज है। कॉम्प्रोमाइज में ये है कि एक मतलब ये भी एक कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तरीका है जिसमें जो बोथ जो पार्टीज हैं उनको भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दोनों को मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि जैसे उसमें था कि एक ने 0 लिया और एक ने 1 लिया, जो हमारा डोमिनेंस था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बोथ जो है वो गेट समथिंग। जो एक्टिविटी है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की वो की जाती है कॉम्प्रोमाइज में भी, और ये जो है वो कॉम्प्रोमाइज जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड भी माना गया है, लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है।
और इससे क्या होगा कि मतलब दोनों में गिविंग अप एटीट्यूड नहीं है इसमें, कॉम्प्रोमाइज में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो इंटीग्रेशन है। सो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन में ये है कि मैरी पाकर फॉलेट ने इसमें बहुत अच्छा बताया था इंटीग्रेशन को, क्योंकि इसमें ये था कि जो दोनों पार्टीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं कोई भी, उनको इंटीग्रेट करके कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करना, कुछ नया सोचना। तो इसमें इंटीग्रेशन में उन्होंने ये किया था कि कोई भी पार्टीज को जो है वो गिविंग अप नहीं करना है, यहाँ पे जो भी दोनों की इंटरेस्ट है उसको सर्व किया जाएगा, ना कि कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, ना कि एक डोमिनेंट होगा। दिस इज अपवर्ड्स टू बोथ ऑफ देम। सबसे अच्छा मेथड जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का इंटीग्रेशन को माना गया है। और इसमें यही है कि जो दोनों पार्टीज हैं उन दोनों की इंटरेस्ट को कंसीडर किया जाएगा, सर्व किया जाएगा। और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम, समथिंग न्यू इनोवेटिव जो है वो क्रिएट करेंगे, न्यू वैल्यूज को ऐड कर देंगे। और उससे क्या होगा, इंटीग्रेट करके, कोलैबोरेट करके कुछ अच्छे टेक्निक्स को, जिससे कि हमारी जो बिजनेस है वो हाई होंगी, बिजनेस इंटेलिजेंस जो है हमारी हायर लेवल पे इंक्रीज करेगा। और इंटीग्रेशन से क्या होता है, जो प्रॉब्लम है, जो रूट ऑफ द प्रॉब्लम है, उसको परमानेंटली हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हमने, एडजस्ट नहीं करेंगे हम उस चीज को फ्यूचर में। और इंटीग्रेशन में जो प्रॉब्लम है उसको परमानेंटली रिजॉल्व कर दिया जाता है। सो दिस इज अ बेटर टेक्निक। इसमें ये नहीं है कि एक टाइम के बाद आया, जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा डोमिनेंस में, कि एक डोमिनेट कर दिया, जो अदर पार्टी है वो डोमिनेटेड फील करती है, तो वो एक रिबेलियन एक्शंस जो है वो क्रिएट होता है। उससे क्या होगा, हमें बाद में अच्छा हम बदला लेंगे वाली चीज हो जाती है। तो जब उसका टाइम आएगा तो फिर वो 0-1 वाली बात हो जाएगी, तो वो सॉल्व नहीं हुआ एक्चुअली। ठीक है, एक को तो प्रॉब्लम है ना, सॉल्व नहीं। कॉम्प्रोमाइज में भाई तू भी 1 ले ले, तू भी 1 ले ले, मतलब हाफ हाफ ले ले दोनों लोग, तो उसमें भी है मुझे कम मिला, मुझे कम मिला, तो सॉल्व वहां पे भी नहीं हुआ। बट इंटीग्रेशन इज दैट मेथड विच इज सॉल्विंग द कंफ्लिक्ट परमानेंटली। और ये हमारे बिजनेस के लिए भी अच्छा है, और हमें पता है कन्फ्लिक्ट तो होना ही है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो हमारा है, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करेंगे 1 बाय 1, हम ये भी देखते हैं थ्रू इंटीग्रेशन मेथड। सो जो प्लानिंग हम करेंगे इंटीग्रेशन का, उसमें ये है, जो हमारा फर्स्ट है वो ये है कि डिस्कस करेंगे हम डिफरेंसेस जो हैं इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम। क्योंकि ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मैरी पार्कर फॉलेट ने ये कहा था कि हम ये नहीं है कि मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं डिफरेंसेस को, जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि हमें प्रॉब्लम को तो पता करना होगा ना। तो प्रॉब्लम को पता करने के लिए हमें क्या होगा, डिस्कस करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को अच्छे से बैठ के, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई कर पाए, हम उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाए, उसके डिफरेंसेस को समझ पाए, किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन ना हो। क्योंकि जब तक हमें इश्यूज पता नहीं होंगे, उसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे उस प्रॉब्लम को। तो इंटीग्रेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें प्रॉब्लम पता हो, जिससे कि कोई चीज मतलब मिसकम्युनिकेशन ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी ना हो उस प्रॉब्लम के लिए, जो कि हम कॉज को ही इग्नोर कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ना कि इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा डिस्कस इंटरेस्ट एंड डिमांड्स। सो इंटरेस्ट और डिमांड में हम ये करेंगे कि जो भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उसको हम एड्रेस करेंगे, जिससे कि हम इंटीग्रेशन को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल अटेंशन जो है वो इम्पोर्टेंट है एक दूसरे का, और कन्वर्सेशन जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो जो भी उनके इंटरेस्ट हैं, डिमांड्स हैं, उसको हमें डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट इज एंटिसिपेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। सो एंटिसिपेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स में हम क्या करेंगे, ये एंटिसिपेटिंग कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये नहीं कि हम अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स है एक्चुअली। सो ये एक ऐसा वे है जिसमें हम रिस्पॉन्ड करना है। तो फॉलेट ने यूज किया था इसको, एक मैन के लिए यूज किया था उन्होंने इसको। सो एक्चुअली उन्होंने एग्जाम्पल दिया था इसको एंटिसिपेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, कि एक जो है वो मैन है हु लाइक्स टू राइड हिज मोटरसाइकिल, but his wife is preferred to walk. But he already knew the answer that his wife would give, but she wanted to go for a ride together. मतलब ये कि जो मैन था वो मोटरसाइकिल चलाना चाहता था, बट उसकी जो वाइफ थी वो वॉक करना चाहती थी। मतलब ऑलवेज ही प्रेफर्ड टू वॉक, बट ही नो द आंसर। वो आंसर जानता था, बट फिर भी वो उससे पूछ रहा था कि तुम जाना चाहती हो साथ में राइड पे या नहीं जाना चाहती हो। तो वो एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो मतलब एंटिसिपेट कर रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, तो इस वजह से
वहां पे मतलब वो चीज मेजर कर रहा था, वो चीज को बोल रहा था। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल लिया कि एंटिसिपेट किया कॉन्फ्लिक्ट को और उससे जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहा। ठीक है, मेनली ये है इसमें एंटिसिपेटिंग कॉन्फ्लिक्ट में, क्लियर में ये समझ में आ रहा है आपको कि इसमें आपको पहले से ही एंटिसिपेट कर लेना है, पहले से ही पता हो जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें कि आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। एक्चुअली इसमें रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली करना है। इसमें ये था मेनली फॉलेट का कि जो इंटीग्रेशन जो है वो एक जस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस है। ठीक है, उसमें एंटिसिपेट कर लेना आपको रिस्पॉन्सेज क्या क्या आएंगे। तो रिस्पॉन्सेज आप कब एंटिसिपेट कर पाओगे, जब आप प्रिपेयर बहुत अच्छे तरीके से होगे और जो भी मैटर पे आपको मतलब कंसीडर करना है, जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करके जाओगे कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उस पर हम किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, किस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अराइज होंगी। तो ये स्टडी आपको पहले कर लेना है। सो दीज आर द प्लान्स फॉर अचीविंग इंटीग्रेशन। द फर्स्ट वन इज डिस्कस डिफरेंसेस इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम, द सेकंड वन इज डिस्कस इंटरेस्ट एंड डिमांड्स, एंड द थर्ड वन इज एंटिसिपेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये हमारा हो गया हम किस तरह से इंटीग्रेशन को अचीव करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो है पावर। तो पावर एंड ऑर्डर्स में क्या करना है, उन्होंने इस पे भी मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट किया था, पावर एंड ऑर्डर पे। तो पावर एंड ऑर्डर में ये कहा गया कि पावर जो है वो एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन, टू चेंजेस द थिंग्स। चेंज करने के लिए जो पावर जो किसी भी पर्सन के पास जो पावर होती है उसको यूज करते हैं। तो उन्होंने डिस्टिंगाइज किया था पावर ओवर को और पावर विद को। पावर विथ और पावर ओवर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चंस जो है इससे आ जाते हैं। तो पावर विद का मतलब होता है, विद का मतलब ये है पावर में कि ज्वाइंटली जो है वो हम वर्कर के साथ, मैनेजर्स के साथ जब कोई स्टेज एक सेट करते हैं फेयर फाइट करने के लिए, तो वो जो होता है वो पावर विद होता है। एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि जो भी हमारा प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि एवरीबडी हैज सम प्रॉब्लम्स, उसमें कंट्रोल नहीं करना है लोगों को और हमें सिचुएशन को कंट्रोल करना है। तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पावर विद जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि जो हमें एफर्ट्स जो है, हमारे एक्शंस जो है वो उनमें यूज करेंगे और जिससे कि जो स्टिमुलेट करेंगे डेवलपमेंट को हम। ठीक है, और जो कन्फ्लिक्ट्स होगा उसको हम रिड्यूस करेंगे, फ्रिक्शंस को रिड्यूस करेंगे और जिससे कि बेटर डेवलपमेंट होगा। बट पावर ओवर जो है वो एक फोर्स्ड फॉर्म ऑफ पावर है, कोर्जन है। और जो कि जो पावर ओवर जो होता है वो मतलब फोर्सफुली हम जब कर रहे हैं किसी चीज को करवाने के लिए, तो वो जो होता है हमारा वो पावर ओवर माना जाता है। फॉलेट ने ये कंसीडर किया कि पावर ओवर को एलिमिनेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए कन्फ्लिक्ट को, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को हम कोर्स कर रहे हैं किसी भी चीज को करने के लिए। तो पावर विद जो है वो इम्पोर्टेंट है और उसी के थ्रू ही हमें वर्क करना चाहिए जिससे कि कन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस हो, ज्वाइंटली जो है वो डेवलप कर सके चीजों को और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर सके। क्योंकि हर जो भी इससे क्या होगा, जो लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनकी जो मोरल है वो बूस्ट होती है। Significant aspects of management as a profession is giving orders or assigning tasks and delegating the administrative matters. ये जो हमारा हो गया ऑर्डर्स हो गया कि हम एक प्रोफेशनल्स हैं तो वो हम ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर करना मतलब हम कोई टास्क जो है वो साइन कर रहे हैं, कुछ मैटर्स को डेलीगेट कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। पावर एंड ऑर्डर ये हमारा हो गया। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी पावर विथ और पावर ओवर का कंसेप्ट जो था। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, इन्होंने जो 4 एस्पेक्ट्स प्रोवाइड किए थे मैनेजमेंट में फॉलेट ने पावर ऑर्डर्स के लिए कि कॉन्शियस एटीट्यूड्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड एंड फॉलोइंग अप ऑन रिजल्ट्स। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है हमारा वो कॉन्शियस एटीट्यूड है। कॉन्शियस एटीट्यूड में ये है कि मैनेजर्स जो है उनको अवेयर होना चाहिए कि जो उनका ऑर्डर है वो एक्शन जरूर कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं हम ऑर्डर दे रहे हैं जो कि कुछ काम ही ना हो, तो वो जो है वो कुछ काम होना चाहिए, कुछ एक्शंस जो होने चाहिए, कंक्रीट मैटर्स होने चाहिए उस पे। क्योंकि मोस्ट जो पीपल होते हैं, जो मोस्ट मैनेजर्स होते हैं, वो ऑर्डर दे देते हैं और एक्चुअल में करना क्या है उन्हें पता ही नहीं होता है। वो पूरा एक स्टडी होनी चाहिए थॉरो, और उन क्या बोल रहे हैं वो उनको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है। रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड में ये है कि जो भी आपका कंक्रीट मैटर था, जिसमें आपने प्लानिंग की, जिसमें आपने ऑर्डर प्रोवाइड किया, उसमें आपको किसको प्रोवाइड करना है वो ऑर्डर, किस मैनेजर को, किसको डेलीगेट करना है, किस एम्प्लॉय को देना है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो ये रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड। एक्सपेरिमेंट, आपने एक पर्सन को ऑर्डर दे दिया। ठीक है, ये एक एक्चुअली आप एक के बाद एक याद रखेंगे तो वो ज्यादा इजी याद हो जाएगा।
सो एक्सपेरिमेंटल में आपने जो ऑर्डर दिया था उसको आप ट्रैक कर रहे हो या कोई कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉनिटर करना रिजल्ट्स को ज़रूरी है। किस आपने जो ऑर्डर दिया है उसमें नए नए मेथड्स को ट्राई आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, रिजल्ट्स को ऑर्डर करना, रीजंस क्या है, एक्सपेरिमेंट्स जो है वो फेल क्यों हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड में। फॉलोइंग अप ऑन रिजल्ट्स, जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंटल में आपने रिजल्ट्स को देखा, आपने उसके बाद जब आपने एनालाइज कर लिया रिजल्ट को, जो भी वो ऑर्डर आपने दिया था जिस पर्सन को, उसको आप चेक करिए कि किस तरह से उसने एडजस्ट किया है और किस तरह से आपको करंट जो मेथड्स हैं वो इनफेक्टिव क्यों हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आप फॉलोइंग अप ऑफ रिजल्ट्स करोगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कॉन्शियस एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड एंड द लास्ट वन इज फॉलोइंग अप ऑन रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज टू मैरी पाकर कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। तो हमने पढ़ लिया पावर, अथॉरिटी, पावर पढ़ा, फिर हमारा जो कन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन था, इंटीग्रेशन वगैरह था, वो सारे क्लियर हो गए। अब इनका जो कंट्रीब्यूशन था मैरी पाकर फॉलेट का, वो लीडरशिप में था। लीडरशिप वैसे तो दूसरे यूनिट्स में भी हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन था इसलिए मैंने थोड़ा सा दिया है। सो मैरी पाकर का जो कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट में एज अ लीडर, जैसे कि हमने पढ़ा था डेफिनेशंस ऑफ लीडर में, कि उन्होंने ये कहा था कि ज्यादा लीडर का जो मेन वर्क है वो ये होना चाहिए, दैट हैज टू क्रिएट मोर एंड मोर लीडर्स। सो हियर इट इज that in her opinion it is more the person who keeps an eye on the big picture, the one who facilitates transitions to the new situations and who understand how to shift those new situations. So किस तरह से आप न्यू सिचुएशंस जो है वो उसको आप शिफ्ट कर सकते हो, जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो उन्होंने ये बताया। फॉलेट ने ये कहा कि लीडर जो है वो बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए और स्टिमुलेट करना चाहिए इनिशिएटिव को हमेशा। लीडर इज द पर्सन हु एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन पॉजिटिव एंड हार्मोनियस वेज। बिल्कुल ऐसा नहीं हो दुखी सा हो और अपनी बातों, अपनी ही प्रॉब्लम का वो बखान कर रहा हो एंड ऑल, मतलब गाते रह रहा हो, उस तरह का जो है वो लीडर नहीं होना चाहिए। लीडर दैट मीन्स यू ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बहुत ज्यादा एक बहुत गुड इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करे, हार्मोनियस हो, रिलेशनशिप उसके बहुत अच्छे हो एक दूसरे से, फॉलोअर्स के साथ। बहुत ही एक मतलब पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए एक्चुअली उस लीडर से आपको, तभी आप उनको फॉलो कर पाओगे और उनकी चीजों को आप एनालाइज कर पाओगे कि नहीं जो ये इंसान है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है तो ये सही है। तो क्योंकि अगर वो गलत बातें करेगा जो कि आपको पसंद नहीं है, दैट मीन्स दैट ही इज नॉट अ लीडर। सो ही हैज टू बी वेरी मच पॉजिटिव एंड फुल ऑफ मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड्स, पॉजिटिव वाइब्स, गुड सोल। सो लीडर्स हैज अ फ्लाइंग फंक्शंस। क्या है उनके फर्स्ट जो फंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव, और एंटिसिपेट होनी चाहिए। एंटिसिपेटिंग में हमने ये पढ़ा था ना, एंटिसिपेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स में उनको पहले से पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो ही हैज और सी हैज अ कैपेसिटी टू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स, ही हैज टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड कोऑर्डिनेशंस जो है उनकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए एक दूसरे मैनेजर्स के। अगर हम बात करें क्योंकि इंडस्ट्री में भी लीडर्स होते हैं, तो जो एम्प्लॉयज जो उनके साथ वर्क कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सो देन ही हैज टू बी कॉल्ड एज लीडर। हमारे पास कुछ और भी जो है वो लीडर्स के टाइप्स हैं, 3 लीडर्स टाइप्स हमने यहाँ पे पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है वो हमारा है पोजिशनल लीडरशिप। सो पोजिशनल लीडर ये कि जो जो पोजिशंस हैं, जैसे कि एचआर मैनेजर है या फिर सेल्स मैनेजर है या फिर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो सीईओ है, तो एक पोजीशन के साथ जब आपकी एक लीडरशिप आ गई, एक्सपेक्टेड है आपको इस पोजीशन से दैट ही हैज टू बी लीडर। So the positional leadership refers to the manager taking on an authoritarian attitude that he is expected of his position. So उसके position से हमने ये expected कर लिया कि वो उसके पास वो position है, तो भाई he has to behave in a certain way. सर अथॉरिटेरियन इसलिए बोला, अथॉरिटेरियन मतलब अथॉरिटी, मतलब बिल्कुल मतलब कैसे बताऊं मैं, जैसे हिटलर की बात हम करते हैं, अथॉरिटी जब हम लीडरशिप पढ़ेंगे ना तो अथॉरिटी बिल्कुल दे रहा है, ये आपको ये करना है। तो उस तरह से जब अथॉरिटेटिव लीडरशिप हम जब करते हैं तो वो एटीट्यूड जो है वो हिटलर के पास थी, तो उनसे हम अथॉरिटी को कंसीडर करते हैं। द नेक्स्ट वन इज पर्सनालिटी लीडरशिप। सो पर्सनालिटी लीडरशिप refers to the person becoming a leader as a result of it being in his nature a powerful personality compared to positional leader. Born leader find it even easier to lead.
ये बॉर्न लीडर वाला जो मिथ है ना हमारा, लीडरशिप में हम पढ़ेंगे कि ये मिथ है कि बॉर्न लीडर्स होते हैं। सो पर्सनालिटी लीडर से मतलब उनको देखने से ही लगता है नहीं वो लीडर्स ही हैं, मतलब उनको मान के चलते हैं कि वो लीडर है। तो इसलिए इनको कहा गया है कि बॉर्न लीडर जो है वो इस तरह की इजिली फाइंड आउट करते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी हो, अच्छे मतलब उनका नेचर ऐसा हो, बोलने का तरीका ऐसा हो, एक पावरफुल पर्सनालिटी होती है कुछ कुछ लोगों की, तो वो जो है वो पर्सनालिटी लीडरशिप के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर फंक्शनल लीडरशिप, दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। सो फंक्शनल लीडरशिप एक ऐसा लीडरशिप का फॉर्म है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में जो कि उनके फंक्शन से आते हैं, उनके काम करने के तरीके से आते हैं। जैसे सर्टेन सिचुएशंस आया, कुछ प्रॉब्लम आया, उसमें जो कुछ लोग होते हैं वो एज अ लीडर निकल के आते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका कोरोना है, एक प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें किसी ने कुछ बहुत अच्छा आइडिया सजेस्ट किया हो, तो वो क्या है, वो उस टाइम का एक लीडर है भाई, उसने बहुत अच्छा एक आइडिया सजेस्ट किया जिससे कि जैसे कि एग्जाम्पल दिया इसने, द वन हु इज बेस्ट क्वालिफाइड फॉर स्पेसिफिक एक्शंस और हु हैज अ राइट नॉलेज विल टेक द लीड इन दैट केस। बिल्कुल, जैसे वर्क फ्रॉम होम का ही कंसेप्ट देख लीजिए आप, तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में उसने वर्क फ्रॉम होम के लिए इनिशिएट किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व किया, कि जो भी वर्कर्स हैं अगर वो विलेजेस में रह रहे हैं तो उनको किस तरह से जो लैपटॉप्स और कनेक्टिविटी किस तरह से उनको प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरह से वो अटैच हो पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन से, बिकॉज he or she has working from a long time in the organization, तो उनको भी हम किस तरह से यूज कर पाएंगे। उस टाइम अगर कोई लीडर जो है वो अगर हमारा इनिशिएटिव कर रहा है तो वो आ जाएगा हमारा फंक्शनल लीडरशिप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। पोजिशनल, पोजीशन के थ्रू आया, पर्सनालिटी देखने में, लुक्स में पावरफुल पर्सनालिटी है उनका, उनका नेचर ऐसा है, तो दैट ही हैज टू बी पर्सनालिटी लीडरशिप। द थर्ड वन इज फंक्शनल, फंक्शन का काम उसका वैसा हो लीडर जैसा, देन ही हैज टू बी कॉल्ड एज अ फंक्शनल लीडरशिप। सो ये हमारा फॉलेट ने 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप जो है वो आइडेंटिफाई किया था। Next is a Follett Works. So the Speaker of House Representatives. So this is a book which is comes in 1896. The second one is Creative Experience. So Creative Experience जो है वो हमारा आया था 1924 में. New State जो है वो 1918 में आया था. And the Dynamic Administration which comes in 1942. So if anybody want to write it down, so अगर ये जो questions है mainly PUCs के exams में भी आ जाते हैं और नेट में तो नहीं आए हैं शायद, बट एग्जाम्स में जो अदर एग्जाम्स होते हैं, चार रिलेटेड एग्जाम्स, उसमें आ जाती हैं इस तरह के क्वेश्चंस। सो जो स्पीकर ऑफ हाउस था, अगर रह गया हो किसी का, तो 1896, क्रिएटिव एक्सपीरियंस जो है वो 1924 एंड न्यू स्टेट जो है वो हमारा 1918 में, और डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज इन 1941। सो दीज आर ऑल ऑफ द कलेक्शंस जो है वो स्पीचेस के हैं, शॉर्ट आर्टिकल्स जो हैं उन्होंने ये सारी चीजें जो है वो दी थी। सो फॉलेट का हमने जो कंट्रीब्यूशन पढ़ा वो मेनली यही सारी चीजें थी। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस पे उन्होंने दी, अथॉरिटी पावर पे, टास्क ऑफ लीडरशिप पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था, कंट्रीब्यूशन दिया था मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिलेशंस के लिए। और ये सारी जो बुक्स थी वो पब्लिश हुई थी उनकी, ये 4 बुक्स जो हैं। और ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या रिलेटेड मैरी पाकर फॉलेट का अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शंस में आप लिख दीजिएगा, हम नेक्स्ट सेशन जो है वो कंसीडर कर लेंगे उसमें। सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन।